ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कल्चरल कर रहे हैं, संस्कृत का। पॉलिटिकल हो गया कंप्लीट। आज सामाजिक। तो समाज, किसी भी कालखंड का अगर आप समाज उठाएंगे तो सबसे पहले समाज में जो पढ़ना है, समाज में समाज का क्लासिफिकेशन है ना। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ही देखा जाएगा। फिर समाज के दो महत्वपूर्ण क्रिएटर, स्त्री अथवा पुरुष, यही दो हैं। समाज इन्हीं से बनता है, समाज होता ही इन्हीं का, जिनकी संस्कृति उनका समाज। फिर इसमें स्थिति, दोनों में एक तुलनात्मक स्थिति, ठीक है, कंपैरेटिव कंडीशन, दोनों में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है या फिर फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। तो इनका एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, ये तत्व पढ़ा लिया जा सकता है। फिर विवाह, फिर स्त्रियों की दशा, फिर खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, दैट्स इट, ठीक है। तो पहली चीज तो क्लासिफिकेशन पर हम लोग पहुंचेंगे ही। उससे पहले ये बता दें कि ऋग्वैदिक कालखंड में जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, ठीक है। समाज कैसा है? वो पितृसत्तात्मक है। मेल डोमिनेंट, पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। पुरुष प्रधान समाज में पितृसत्तात्मक, इसमें पिता की स्थिति बहुत मजबूत। ये तो पिता थोड़ा सा और लोअर यूनिट में आ गया कि जैसे हम डिवीजन करें समाज का, तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? परिवार। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार। तो परिवार में स्थिति किसकी मजबूत होती थी? पिता की। परिवार से आगे बढ़ेंगे, परिवार, परिवार से आगे बढ़ेंगे तो कुल, और कुल से आगे बढ़ेंगे तो ग्राम समाज। हाँ, फिर वो प्रशासन की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वही सामाजिक इकाइयां भी हो जाएंगी। अगर लोगों के कल्चर को अगर हम उस पर्टिकुलर भूभाग में हम उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर वो समाज का भी हिस्सा हो जाएगा। जैसे गांव, एक तो गांव का शासन प्रशासन पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल यूनिट हो गया, सरकार का इन्वॉल्वमेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और लोगों का जो अपना समूह है, उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति, या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसा चल रहा है, वो सामाजिक व्यवस्था हो जाएगी। तो छोड़ देते हैं फिर आगे। तो वो फिर ग्राम ग्रामड़ी, वो अलग बात है। अच्छा, वहां भी अलग बात भी नहीं, अगर हम सोसाइटी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहां भी जैसे ग्रामड़ी हो गया, गांव का मुखिया कौन हो गया? ग्रामड़ी। जो आपने पढ़ा है ग्रामिक या ग्रामड़ी, ग्रामड़ी होता पूर्व महिला हो सकती थी? ग्रामिक क्या महिला हो सकती थी? नहीं हो सकती थी इस कालखंड में, नहीं हो सकती। एक्चुअली राइट टू वोट नहीं है उसको भी, क्योंकि जब कभी भी अगर राजा का चुनाव होता था, तो आपने पढ़ा इस चीज को पॉलिटिकल में, कि उस चुनाव में जो पार्टिसिपेटर हैं वो समिति के सदस्य हैं, और समिति के जो सदस्य होते थे वो गांव के एडल्ट्स होते थे, वयस्क पुरुष, एडल्ट मैन, है ना, वयस्क पुरुष होते थे। महिलाएं उसमें भाग नहीं लेती थी। आप पार्टिसिपेटर में देखा कि सभाओं में महिलाएं हैं, समिति में नहीं है। बिदत में भी महिलाएं हैं, ठीक है, लेकिन समिति में नहीं है।
तो उसका रोल है किंग मेकर में, तो नहीं है। तो इसलिए तो हर स्टेप पर अगर आप जाएंगे राजा तक, तो महिलाओं का वहां पर थोड़ा सा इन्वॉल्वेंस नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से भी देख लें। बाकी समाज में अगर पुरुष प्रधान समाज है तो पिता की स्थिति सर्वोच्च होगी। परिवार में पिता, और कुल में इसका जो प्रमुख है वो कुलप है, आपने पढ़ा, लेकिन कुलप होगा कौन? वो भी सबसे बड़ा पिता, जो परिवार में तो जैसे अलग अलग करके एक व्यक्ति का परिवार है, उसके अपने, ठीक है। तो मान लो कोई मूल व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं और 3 परिवार बना फिर, है ना। तो ऐसे में कुल जो होता है वो तीनों को मिला के होगा और परिवार 3 अलग अलग हो जाएंगे। तो कुलप जो होगा वो तीनों को जो हैंडल कर रहा है, तो वो जब तक है तब तक वही माने जाएंगे, या फिर उस स्थान पर जो आएगा लीड करने वाला, है ना। तो ऐसे में वो भी पिता ही मान लो, भले वो पिता के पिता हो, लेकिन है तो पिता की ही स्थिति, है ना। तो ऐसे में समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, परिवार में जो मुख्य स्थिति होती थी वो पिता ही मुख्य होता था, ठीक है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, इसके कई प्रमाण मिले हैं। एविडेंस क्या है? एविडेंस ऋग्वेद से ही मिलता है। सुनाहशेप आख्यान, 2-3 एविडेंस हैं इसके लिए। एक है सुनाहशेप आख्यान, आख्यान स्टोरी कथाएं। एक है दिवालिये जुआरी का बिलाप, जुआरी, जुआरी समझ रहे, गैमलर का विलाप, वीपिंग, रोना, ठीक है। ये कहानी, कहानी से ही पता चलेगा। आख्यान मतलब कहानी, कहानी पूरी कहानी का एक हिस्सा, एक स्टेट, मतलब एक कथन, कथानक कह लो उसको। फिर एक एग्जाम्पल आपको आएगा, ऋग्वेद से ही मिलेगा, दिवालिये जुआरी के विलाप के बाद। रिजरासु एक व्यक्ति है जिसको अंधा बना दिया गया था उसके पिता के द्वारा। एक व्यक्ति का नाम उल्लेख मिलता है, रिजरासु को पिता द्वारा अंधा बनाना। आंखें फोड़ दी गई इसकी, किसी अपराध में, किसने? पिता के द्वारा। तो ये सब चीजें हैं। अब सुना से पाख्यान, दिवाली जो सुना सुना से पाख्यान में क्या है? इसमें तो पिता के द्वारा अपनी समस्त पूरी प्रॉपर्टी से उसको वंचित कर दिया गया था। दिवाली जुआरी था, गैम्बलर था, कई बार मना करने के बाद वो, ठीक है, तो जब उसकी स्थिति नहीं सुधरी तो पिता के द्वारा उसको क्या किया गया? अपनी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया गया। तो विलाप मतलब रोना, फिर इस बात पर उसको जो दुख है। ऐसे ही किसी अपराध में रिजरासु एक व्यक्ति है, अपने पिता के द्वारा जो दंड मिलता, उसको पनिशमेंट मिलता, उसमें उसको अंधा बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसे में भी पिता की स्थिति देखने को मिलती है, काफी मजबूत है।
सुनाशेप आख्यान ये एक स्टोरी है सुनाशेप की, जिसमें अब स्टोरी तो बहुत नहीं, लेकिन हाँ पिताओं की स्थिति, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, सारी कहानियां आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें हमेशा हर स्टोरी में क्या होता है कि पिता की स्थिति मजबूत ही बताई गई है, जिसमें उसको एक ओवर रूल करते हुए दिखाया गया है, ऑर्डर देते हुए दिखाया गया है, और वो ऑर्डर ऐसा नहीं था, वो पनिशमेंटल था। ठीक है, तो इससे लगता है कि हाँ स्थिति अगर देखा जाए समाज में तो पिता की स्थिति सर्वोच्च थी। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद ऋग्वेद में ही संयुक्त परिवार का पता चलता है। अच्छा, माता की स्थिति पे क्या कहेंगे? पिता की स्थिति अच्छी थी, सर्वोच्च थी, ठीक है, डोमिनियंट, है ना। माता की स्थिति पे क्या कहेंगे? सामाजिक स्थिति की बात कीजिए, सोशल कंडीशन, आम परिवारों में। राजा है तो राजा की बात तो अलग है, महिषी हर कालखंड में है। माता की स्थिति भी खराब ऋग्वेद में नहीं थी। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो डाउन है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि एक स्थान पर माता को जायदस्तम कहा गया है ऋग्वेद में ही। अब ये प्रमाण है, ऋग्वेद में एक स्थान पर जायदस्तम शब्द मिलता है। जायदस्तम, द वर्ड जायदस्तम इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। जायदस्तम, इसका मतलब होता है स्त्री ही ग्रह है। स्त्री ही ग्रह, घर है, तो मतलब जो परिवार है, परिवार में महिलाओं की जो घरेलू स्थिति है ठीक ठाक है। ठीक है, घर की जिम्मेदारियां लगभग उन्हीं पर होती थी, जैसा कि महिलाओं से एक्सपेक्ट उस समय भी किया जाता था, उसके बाद भी। और अगर आज के तुलना में देखें, हम इसको रिलेट करें आज से, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलता है कि जब हम एक सिमिलर सोसाइटी की, इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं, लिंग भेद को हटाने की बात करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं से एक चीज निकल के आती है कि एक जो पारिवारिक जिम्मेदारी ही जो ऋग्वेद से ही मिली थी, इससे हटके दूसरी जिम्मेदारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा कट किया जाता रहा है। मतलब इनकी जो मतलब सांस्कृतिक उत्तरदायी, अगर कार्य क्षेत्र में कहा जाए, तो एक प्रकार की इनकी संस्कृति बनी हुई है कि ये घरेलू यानी घरेलू जिम्मेदारी ही इनके पास हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, स्त्री मतलब घर के सारे काम काज ये वो, बस इसके अलावा नहीं, एक्सटर्नल वाला तो बंट के अलग हो गया है। उससे हट करके आज की प्रॉब्लम क्या है? आज की प्रॉब्लम है कि उससे हटके अदर वर्क्स में जो स्पेशली रिजर्व कर दिया गया था एक समय में पहले पुरुषों के लिए, उसमें भी जो भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की जाती है, एक ऐसी इक्वालिटी स्थापित करने की बात की जाए जिसमें सामाजिक कार्य क्षेत्र में भी एक समरसता स्थापित हो, इक्वलिटी स्थापित हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं से यहाँ से हट, मतलब ये भिन्नता देखने को मिलती है, ये अलग हटके देखने को मिलता है। ठीक है, तो घर में इनकी स्थिति ठीक है, घरेलू कामकाज में, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसके अलावा हट के रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इनके पास नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क लगता है कहीं ना कहीं से कैपेसिटी को लेकर के, कैपेसिटी होते हुए भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तो फिर एक डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, तो खैर, तो स्त्री ही ग्रह है, इसका मतलब
विदुषियां हर जगह मिली हैं, हर कालखंड में। हाँ, वहां पर थोड़ा सा एजुकेशन पर रेस्ट्रिक्शंस है। विधवा पुनर्विवाह ठीक है, उसको तुलनात्मक रूप से देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। फिर संयुक्त परिवार है समाज में, और क्या देखेंगे परिवार की स्थिति, तो संयुक्त परिवार है, बहुत अलग अलग नहीं है। कंबाइंड फैमिली है। संयुक्त परिवार मतलब कहीं ना कहीं से जो ब्लड रिलेशन वाली चीजें हैं सब जुड़ी हैं एक रिश्तेदारी में। कॉमनली इनके संयुक्त परिवार में एक शब्द मिलता है, नृप्ति। यहाँ पर कंबाइंड फैमिली है और सारे रिश्तेदारों को जो एक ब्लड रिलेशन में आते हैं उनके लिए एक शब्द मिलता है, ये इनकी खानदान है, इनका रिलेशन है, तो लोग कहते हैं ना इनके ये है, इनके हैं पर्टिकुलर। तो नृप्ति शब्द से ये पता चलता है कि किसी एक ब्लड रिलेशन से संबंधित लोगों में से कोई एक। ठीक है, तो नृप्ति एक शब्द मिलता है जिसमें कई सारे लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज में आप मेंशन कर सकते हैं कि संयुक्त परिवार था, क्योंकि चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, भाभी, और भी इस प्रकार के लोग जो घरेलू डोमेस्टिकल जुड़े हुए हों, परिवार से जुड़े हुए हों, जो ब्लड रिलेशन में आते हों, उनके लिए एक वर्ड मिलता है, नृप्ति। ठीक है, अब नृप्ति के अंग कौन कौन हो गए? जैसे नृप्ति अगर एक सेट हो गया तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन हो गए? जैसे कभी पूछे नृप्ति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए नेगेटिव फॉर्म में, तो शामिल है में चाचा चाची, मामा मामी, नाना आते हैं, भाभी, भाभी आ जाएंगी, भाभी आ जाएंगी, मामा भी आ जाएंगे, मम्मी से जुड़े हुए हैं, और अगर मामा आएंगे तो फिर नाना भी आएंगे। किसका परिवार अलग है? नाना का परिवार अलग है। तो जिस व्यक्ति को टारगेट किया जाए, भाई नाना, नाना की बेटी, ठीक है, फिर वो आई अलग ब्लड रिलेशन है, लेकिन पिता से, पिता का यहाँ का जो जिसके साथ विवाह हो रहा है उसका ब्लड रिलेशन इस खानदान से है, फिर वो कंबाइंड होगा तो अगली जनरेशन आएगी तो ब्लड रिलेशन मिलता है कि नहीं मिलता? फिर नाना तक गया कि नहीं गया है? गया ना। तो इसमें नाना, इसमें नानी शामिल नहीं है, ऐसा आप मान लो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, जबरदस्ती का बनाया जा रहा है। तो हाँ, कंफ्यूजन नहीं, तो इसमें कितने शामिल तो लगभग है, नाना, मामा मामी तक है, नाना को मान सकते हो आप। ठीक है, तो अभी जो निगेटिव में ना ही जाओ, अभी ढूंढने में मिल जाएगा एक वर्ड, एक रिश्तेदारी कोई सी मिल गई जिसको नहीं तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी इसमें इतने सारे लोग शामिल हैं, इधर पक्ष उधर पक्ष, दोनों पक्ष के जो भी ब्लड रिलेशन वाले हैं। संयुक्त पारिवारिक, परिवार का क्या मतलब होता है? तो ब्लड रिलेशन, नृप्ति में एक पारिवारिक संबंध है, मतलब इन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जा रहा है, नृप्ति। आख्यान को आख्यान ही लिखिए। सब चीज की अंग्रेजी यहां नहीं मिलेगी, ये वेद है। आख्यान मतलब किसी के द्वारा बताई गई चीज, तो अपने भाव में लिखना चाहो तो आख्यान मतलब किसी इनकी आख्या है, उन किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया किसी इशू पर, किसी इशू पर किसी का जो दिया गया स्टेटमेंट होता है कि भाई इस मामले पे इन्होंने ये चीज कही है, तो ये उनका आख्यान हो गया एक पर्टिकुलर इशू पर। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट आख्यान को आख्यान नहीं लिखो, ज्यादा सही है। भाभी नहीं, नहीं भाभी होगी, और नीचे जाएंगे तो भाभी भी रिलेट कर जाएगी। परिवार में भाभी आती है, अगर भाभी को नहीं लेंगे तो विवाद हो जाएगा। क्योंकि हमको बताओ, इतना सब कार्यक्रम करने के बाद, है ना, परिवार का हिस्सा नहीं मान रहे,
भाभी रहेगी। ठीक है, अभी नेगेटिव में ना जाइए, कौन नहीं रहेगा, बस सारे जो रहेंगे उनको रखिए, ठीक है, निरुक्ति में। चलिए ठीक। इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात हम कर रहे थे। ऋग्वेद में अभी प्रारंभिक स्वरूप में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं है। एकदम मान लीजिए जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के लास्ट में आती है, ठीक है, पहली बार 4 वर्ण और फिर क्लासिफिकेशन है। तो सीधे सीधे अगर आप जाएं तो ऋग्वेद में क्या वर्ण व्यवस्था है? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं है, और जाति की तो बात ही नहीं कर सकते हम अभी। तो वर्ण सिस्टम नहीं है, क्योंकि इस पर कोई चर्चा अभी नहीं मिलती है। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कार्य के आधार पर समाज का विभाजन, और कार्य तो अभी एक ही है भाई, पशुपालन। अभी लगभग समाज की अगर बात करें तो एक इक्वल सोसाइटी का पता चलता है। ऋग्वैदिक समाज थोड़ा सा अभी इक्वल सोसाइटी है, समता मूलक समाज है। ऋग्वैदिक समाज एक्चुअली यहां पर भी समता मूलक समाज है। यहां बहुत विभाजन नहीं है। इक्वल सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्य नहीं है, बहुत आर्थिक जो कार्य होते, इकोनॉमिक जो वर्क होते, उसमें बहुत अभी डाइवर्सिटी है नहीं। पर्टिकुलर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जितना भी है बस लगभग सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इकोनॉमिक कंडीशन। थोड़ा सा नोमैडिक लाइफ की ओर ये लोग हैं, अस्थायी जीवन वाले हैं, विचरणशील हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे में आप किसी एक बड़ी और एक क्या कहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी समाज में नहीं देख पाएंगे। अलग अलग काम होगा तो अलग अलग फिर नाम होंगे, क्योंकि नाम तो काम से ही होता है। जो वैरायटी आती है वो काम से ही आती है। काम भी एक ही है, पशुपालक लोग हैं ये लोग, तो इसलिए। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज समता मूलक समाज है, तो क्लासिफिकेशन हम वैसे नहीं कर सकते। हाँ, इंटरनल थोड़ा बहुत होगा, तो बहुत उसको स्क्रिप्टेड नहीं करनी। इंटरनल हर जगह होता है। भाई तुम ज्यादा काम कर ले तो कुछ नहीं है तो इतना ही कम से कम, ये लायकदार है, ये नालायक है, ये कामकाजी आदमी है, बिना काम का आदमी है, इतना तो होते होगा ना कि भाई घर में ये कुछ लोग बहुत ठीक ठाक काम करते हैं, जैसे पशुपालक ही है, अगर वो पशुचारण का काम करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग नहीं इन्वॉल्व होते, कम होते। तो ये विभाजन बहुत सोसाइटी वाला नहीं है, ठीक है, उसको हटा देंगे। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन में केवल इतना ही। बाकी अब आते हैं थोड़ा सा विवाह पद्धति, जो समाज का एक बहुत बड़ा इशू तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ इशू ही है, एक मुद्दा ही है, या फैक्ट है। विवाह, विवाह ज्यादातर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की बात की जा रही है। अनुलोम और प्रतिलोम। एक चीज यहां पर सावधान रहना है, ये 2 प्रकार के विवाह हैं जो आगे चल करके प्रॉपर देखने को मिलेंगे। यहां भी है थोड़ा बहुत। अनुलोम में अब इसमें वर्ण व्यवस्था, इंटरवर्ण शामिल है। जैसे अंतर जातीय विवाह होता है, तो अंतरवर्णीय विवाह में ये दोनों आते हैं। इसमें से उच्च वर्ण का पुरुष
और निम्न वर्ण की महिला। अब वर्ण व्यवस्था है ही नहीं है, में उच्च वर्ण और निम्न वर्ण कहाँ से आएगा? ये बड़े वर्ण वाले हैं, ब्राह्मण का क्षत्रिय से विवाह हो गया, मतलब कन्या निम्न है और पुरुष उच्च वर्ण है। कॉमनली ये होता था। तो ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन काम के आधार पर जो कुछ भी आप विभाजन अगर स्वीकार करते हो तो विभाजन उच्च और निम्न में ही होता है। ठीक है, तो भले ही वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उच्च और निम्न के कॉन्सेप्ट से आप एकदम अलग भी नहीं कर सकते अपने आप को, नहीं ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर समाज में ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, काम से ही सही। तो ऐसे में पाई जाती हैं, तो ये चीजें रही। अब यहाँ वर्ण व्यवस्था वैसे प्रॉपर है नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है, जनरली लिख दिया गया है, क्योंकि इससे पता चले कि उच्च और निम्न, ठीक है, समाज में तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे, उच्च निम्न का विवाह होता था। ठीक है, ये अंतरवर्णीय विवाह है और ये शुरू से है। ठीक है, क्योंकि अभी कोई ऐसा गोत्र सिस्टम ये सब था नहीं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और प्रतिलोम में इसका उल्टा हो जाता था। जनरली ये जो अनुलोम विवाह है ये समाज को एक्सेप्टेड था, समाज इसको मान लेता था, बहुत इसका विरोध नहीं होता था। लेकिन प्रतिलोम इसका उल्टा हो गया। यहाँ जो उच्च वर्ण है ये स्त्री हो गई और निम्न वर्ण का पुरुष हो गया। ये इस विवाह को समाज मान्यता नहीं देता था, इसको समाज मान्यता नहीं देता था, समाज इसके खिलाफ खड़ा हो जाता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये चीजें काफी लंबे समय तक चली हैं और चलती ही रही हैं, और जहां तक मौका पाती हैं चली जाती हैं। ठीक है, मौका ना मिले, स्पेस ना मिले तो बात अलग है, स्पेस मिल गया तो ये चलने को तो आज भी इसका विरोध चल जाता है। ठीक है, तो समाज इसको मान्यता कहीं से भी नहीं दे, बट विवाह तो होते थे, क्योंकि अंतर जातीय विवाह आई थिंक एक प्रकार से कहीं नहीं कहीं से परिवार के सम्मति से नहीं होता था। ये चोरी वाले विवाह हैं, होने के बाद पता चलता था कि हो गए, है ना, ऐसा लगता है, क्योंकि सम्मति से जो विवाह होगा अनुलोम और प्रतिलोम नहीं होता है। उस समय तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते थे। ठीक है, तो जब चोरी वाले विवाह हैं तो होने के बाद ही जब पता चलता था, तो इसलिए समाज इसको स्पेशल मान्यता ही देता था। और फिर सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति जो स्त्रियों की थी उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए, अगर फैक्चुअल मेंटेन रखना, दिखाने के लिए में फिजिकली मेंटेन रखना है, तो विवाह एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आप ये दिखा सकते हो कि हाँ पुरुषों की स्थिति सर्वोच्च है और महिलाओं की थोड़ी सी निम्न है। क्योंकि इससे तो पता चलता है कि पुरुष उच्च है महिला निम्न है, इससे पता चलता है कि नहीं महिला उच्च है, क्योंकि महिला उच्च वर्ण की है। तो यहाँ पर प्रपोज किसका है, प्रपोजल किसका है, आप समझ सकते हैं ना, यहाँ प्रपोजल महिला का है। अथॉरिटी कहाँ से मिली, यहाँ तो प्रपोजल पुरुष का हो जाता है, यहाँ प्रपोजल महिला का हो जाता है, क्योंकि निम्न वर्ण के पुरुष में, अभी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतनी जरूरत हो नहीं सकती। समझ में आ रही बात? तो ऐसे में अथॉरिटी अगर ये यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं से जो पुरुष प्रधान समाज जो चर्चा में हम लोग शुरू से ही की, क्वेश्चन मार्क लगता है उस पर, और ये बर्दाश्त नहीं है समाज को, इसलिए भी इसको मान्यता। बाकी इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, रीजन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों था। ठीक है, अच्छा, कुछ विवाह की बात चली है, तो कुछ स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहती थी, तो इनको कुछ नाराजगी हो जाती थी समाज से या इस चीज से। आजीवन अविवाहित, इनको एक नाम से जाना जाता था, जो मतलब लाइफ टाइम अनमैरिज रहती थी, अनमेरिड। इनको कहा जाता था अमाजू, इन स्त्रियों को कहा जाता था अमाजू।
क्लियर? तो समाज का एक ये, फिर समाज में पढ़ेंगे तो दास प्रथा थी कि नहीं थी। अब उच्च और निम्न है तो फिर दास प्रथा थी, पहली बात। ठीक, दासों में पुरुष दास भी होते थे, स्त्रियां दास भी होती थी। दास प्रथा थी, ठीक है। इसमें पुरुष भी होते थे यानी मेल, और इसमें फीमेल भी होती थी। इसमें दास प्रथा में फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। दास दोनों होते थे, स्त्री और पुरुष। इसमें फीमेल दासता को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, फीमेल दासता, अगर मतलब दासता मतलब नौकरी, बात वही है। इनको इम्पोर्टेंट ज्यादा दिया जाता था। ठीक है, तो ठीक है, इनको इम्पोर्टेंट आज भी ज्यादा दिया जाता है दासता में, है ना। प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ ज्यादा ही है कि नहीं है? तो जो भी रीजन हो, बट है। अब आइए स्त्रियों की दशा, कंडीशन ऑफ वुमेन। अच्छी थी, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप इसके पिछले कालखंड से तुलना करेंगे तो फिर कुछ गिरावट के लक्षण मिलेंगे। और ये इतिहास आप पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखें कि स्त्रियों की दशा में जब भी उसके पहले के कालखंड से आप तुलनात्मक रूप से जाएंगे तो कहीं ना कहीं से जो आगे फॉरवर्ड का टाइम है उसमें पहले की तुलना में गिरावट ही मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप स्त्रियों की दशा गिरी ही है और आधुनिक काल तक गिरी है, भारत में तो स्पेशली। ये कभी मतलब कोई स्पेशल कालखंड ऐसा आया नहीं जिसमें कहा जा सके नहीं महिलाएं तुलनात्मक रूप से जो है स्थिति इनकी सामाजिक दशा मजबूत हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्टेप बाय स्टेप तो अच्छी थी, पर तुलनात्मक तो गिरी ही है। तो नोट कर लीजिए, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। संपत्ति के अधिकार को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के अधिकार थे। दे हैव द ऑल राइट्स, they have the all rights expect except right to property। क्लियर? पॉइंट आउट कर लीजिए। जैसे सभा विदत में पार्टिसिपेट करती थी, सभा और विदत में भागीदारी थी, शॉर्ट में लिखिए पार्टिसिपेटेड इन सभा एंड विदत। बस इसी में मेंशन करिए बट नॉट इन समिति, लेकिन समिति में नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण लाइन, ये सैनिक कार्यों में भाग ले लेती थी। ये सैनिक कार्यों में भाग ले लेती थी। पार्टिसिपेटेड इन द आर्मी। आर्मी को भी कोई बहुत अस्थाई नहीं थी ऋग्वैदिक काल की, जरूरत पड़ने पर बना लेते थे लोग तो वहां के लुटेरे प्रवृत्ति के होते थे, थोड़ा सा डॉन टाइप के, तो थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका ज्यादा होता था उनको बुला के सेना बना लेते थे। ये बड़ा लंबा बाद में चला है, और ये अच्छी प्रवृत्ति थी। ये तो लोकतंत्र के बाद लोगों ने कहा नहीं इसको नहीं, नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी का महत्व बढ़ने के बाद इनको हटा दिया गया, नहीं तो पहले की सेना ही लगभग ऐसे होती थी। शिवाजी को अहमदनगर में जो जगह मिली थी, पॉलिटिकल इनको प्लेस मिला था, जमींदारी मिली थी ना सबसे पहले, तो सेना में सबसे, अहमदनगर का वो मलिक अंबर था ना, उसने सबसे पहले सेना में जगह दिया था, डायरेक्ट इनको जमींदारी नहीं दिया था। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या थी, कितनी डकैती किए हो और कितने मर्डर हैं तुम्हारे ऊपर,
बोले मर्डर ठीक ठाक है साहब, डकैत भी अच्छे है। तो ये सब रिकॉर्ड पर तब ठीक है, फिर सेना में सूबेदार बनाओ इसको। तो ऐसे ही, तो फिर ये उनकी काबिलियत थी कि अपना पढ़े। तो यहाँ भी कुछ ऐसे थे छोटे छोटे जन, और उसमें भी जनजाति, स्पेशल कैटेगरी थी, ब्रात गण कुछ ऐसे थे जो लुटेरे टाइप के थे। तो उनको अस्थायी सेना बना ली जाती थी, अनेक कार्यों में भाग लेती थी। इसके बाद यहाँ पर इनका भी उपनयन संस्कार होता, हालांकि कोई संस्कार अभी प्रचलन में नहीं है, होता था, ये कॉमन बात है। मतलब दे हैव द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इनका भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वैदिक काल की बात है, ठीक है। दे हैड राइट टू एजुकेशन, ब्रैकेट में आगे डाल दीजिए उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब है शिक्षा का अधिकार। ये संस्कार उन्हीं को होता था जो गुरुकुल में प्रवेश लेते थे। गुरुकुल में प्रवेश करते समय संस्कार होता था। अगर गुरुकुल में प्रवेश न लेना हो तो फिर उपनयन संस्कार का कोई मतलब नहीं था। पढ़ने नहीं जाना है तो फिर इसका कोई मूल्य नहीं था। तो उपनयन संस्कार महिलाओं का है। ऋग्वेद में बहुत सी विदुषी महिलाओं का पता चलता है, जैसे अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा आदि, ठीक है। नोट कर लीजिए कुछ नाम, एक आध बार नाम पूछा गया है। ऋग्वैदिक काल में कई विदुषी यानी विद्वान स्कॉलर महिलाओं के नाम पता चलते हैं। विदुषी मतलब स्कॉलर, विद्वान महिलाओं, ठीक है। They are mentioned the many scholar women in Rigved as Apala, घोषा, सिक्ता, विश्वारा आदि। और भी बहुत प्रॉपर नाम है। विवाह की उम्र 16 वर्ष की थी, यानी बाल विवाह नहीं है, चाइल्ड मैरिज नहीं है, कुल मिला के बाल विवाह नहीं है। एज कितनी है? 16 ईयर्स। 16 वर्ष में विवाह, बाल विवाह नहीं होता 16। हालांकि ये आज के समय में देखा जाए तो बाल विवाह ही है, लेकिन उस समय नहीं मानते थे। तो 16 वर्ष बहुत है, नहीं तो विवाह तो 10 और 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता था। एक समय से 8 वर्ष की अवस्था में विवाह होता था, ठीक है। तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, 16 वर्ष में जनरली विवाह होता था। बाकी विवाह प्रेम और धन दोनों के लिए भी हो जाता था, यानी प्रेम विवाह भी होता था और धन के लिए भी विवाह, मतलब आर्थिक विवाह भी होते थे। प्रेम और धन के लिए भी विवाह होते थे। ठीक है, तो प्रेम वाला तो क्लियर है। धन वाले का मतलब वो आज भी आपको जितने प्रोफेशनल विवाह हो रहे हैं कि, है ना, धन के लिए विवाह नहीं होता है, होता है क्योंकि लेवल मेंटेन होता है समाज में कि इनका विवाह इस लेवल में कैटेगरी में ही करना है। फिर कुछ लेन देन, बहुत सारे विवाह ऐसे होते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ये सब लोग बताते नहीं, बोले दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, और ये वो जो दुनियादारी है चलती है, जो शब्दावली निकल के आती है, ये सब क्या है? ये सब धन के लिए विवाह है? ये सब धन के लिए विवाह है। फिर कुछ तो ऐसे होते हैं भाई कि प्रॉपर्टी ठीक ठाक है,
तो नजर पड़ी रहती है। तो अगर सीधे सेटलमेंट नहीं बन रहा है तो प्रेम का भी सहारा लिया जा सकता है वहां पर। है जानते तो होता है, ऐसे नहीं होता है। वो भी तो कई लोग सफल भी होते हैं भाई, सिनेमा में देखने को मिल जाता है, बट वैसे भी कई लोग सफल हो जाते हैं। चालाकी भरी नजर होती वहां, लोग समझ नहीं पाते। तो विवाद दोनों के लिए होता है। वैसे भी है, एक धन का एक उदाहरण, जैसे कि किसी से कोई रिलेटिव है, उधार ले लिया रिश्तेदार में तगड़ा, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो कह के नहीं, लेकिन बहाने से शादी वादी कर जब रिश्तेदारी हो गया तो वो जबरदस्ती थोड़ा गनपन में थोड़ा ना वापस करो उसको, सब मैनेजमेंट हो जाता है, झगड़ा वाली बात नहीं रह जाती है। तो ये भी है। तो कई रीजन है। तो धन और प्रेम के लिए विवाह होते थे। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा प्रचलित थी, नियोग सिस्टम। पूछ रही रूलर नहीं, रूलर जैसे, पुरोहित नहीं, पुरोहित नहीं, पुरोहित जैसे, क्योंकि ये जो बौद्धिक रूप से मजबूत होगा वो पुरोहित का ही काम करेगा, वो करेगा, नेचुरली करेगा, उसको नाम नहीं दोगे तब भी करेगा। स्लेव्स हैं, स्लेव्स भी नेचुरली ही है। हाँ, स्लेव्स भी नेचुरली, जो कुछ नहीं करेंगे, आलसी टाइप के लोग होंगे, तो काम तो खाना तो भूख तो लगेगी, काम कैसे चलेगा, तो उनका इसी से चलता है। तो कभी कभी चीजें नेचुरली स्थापित होती हैं। आर्मी अस्थायी है, बड़ा झगड़ा हो गया तो जरूरत पड़ने पे बुला लेते थे कुछ लोगों को, तो उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर ली, ये स्वतंत्रता थी उनको। उस सेना को मिलेशिया कहते थे, जो अस्थायी टेम्परेरी सेना होती थी। तो वर्ण सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि अथेंटिक रूप से भी कहीं मेंशन नहीं है, ऋग्वेद में है बट लास्ट में है, 10वें मंडल में। तो 10वां मंडल लास्ट है ऋग्वेद का, ऐसे में फिर आया लास्ट में है, तो प्रचलन में कब रहेगा, आगे वाले कालखंड में रहेगा। तो इसलिए इसकी विशेषता नहीं है। और दूसरी चीज, इसका जो परिचय मैंने पहले दिया कि इक्वल सोसाइटी, समता मूलक समाज, ये जितने वेरिएशन है या होते हैं वो सब प्रॉपर्टी के कारण होते हैं। कमाने के, अर्निंग के जब कई रास्ते बनते हैं और प्रॉपर्टी जब इकट्ठा होती है या ज्यादा आती है, तो फिर वहां पर ऐसे क्लासिफिकेशंस देखे जाते हैं। ऋग्वैदिक समाज इक्वल सोसाइटी, क्योंकि इकोनॉमिकली अभी एक ही प्रोफेशन है ज्यादातर, मतलब रेयर है, एग्रीकल्चर वगैरह रेयर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, प्रॉपर नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी लोग पशुपालक हैं और कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं, गाय वगैरह है, यही सब पाल पोस रहे हैं। तो जब पैसा नहीं है तो किस बात का बंटवारा, इसलिए तो एथेंटिसिटी नहीं है उसमें, एथेंटिक रूप से, बाकी तो होता है उतना। ओके। नियोग प्रथा प्रचलित है। नियोग प्रथा में क्या है, सहमति से दूसरा विवाह, एक विवाह के बाद। एक्चुअली नियोग प्रथा में संतान उत्पत्ति के लिए ही है ये, और दूसरा विवाह की क्या जरूरत है। नियोग प्रथा की, एक मिनट, संतान, हाँ, जैसे विवाह हुआ, संतान नहीं है, ठीक है, तो संतान उत्पत्ति के लिए फिर किसी स्त्री को नजदीकी पुरुष, जो मतलब जिसके साथ विवाह हो, तो उसके क्लोज रिलेटिव्स के साथ विवाह। सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स आता है उसका भाई छोटा, जिसको कहते हैं देवर रिश्ते में, या उस जैसा कोई हो, उस लेवल पर कोई, अगर वो नहीं है तब ये तुरंत क्वेश्चन उठता है, तो फिर वो स्थान जो रख रहा हो कोई तो होगा, एक के आदमी भाभी कहने वाले थोड़े ना होते हैं। तो बस उसी में कोई जो बहुत क्लोज हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। संतानोत्पत्ति के बाद एक्चुअली ये मैरिज खत्म हो जाती है,
संतान उत्पत्ति के लिए ही ये मैरिज किया जाता है। तो कुछ डिफेक्ट अपना जो भी तय करते होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी तो है साइंस में, कुछ तो है, ठीक है, कि ये जानकारी इनको कैसे मिले कि यहाँ संतान नहीं हो रहा तो वहां से हो जाएगा। और दूसरे पुरुष को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कहने का मतलब प्रॉब्लम पुरुष में है, ये बड़ी बात है कि ज्यादातर प्रॉब्लम लोग स्त्री में ही ढूंढते हैं। अगर जहां मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो, ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, जहां पर पुरुष प्रधान समाज हो, ज्यादातर प्रॉब्लम लोग फीमेल में ही ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये टेक्नोलॉजी है उनके पास, ये जानकारी पता करने के लिए है कि हाँ नहीं प्रॉब्लम कहाँ से, क्योंकि नियोग प्रथा उसी पर आजमाया जाएगा जहां पर ये क्लियर है कि हाँ महिला दोषी नहीं है। नहीं, वंश को बढ़ाने का महत्व दिया जाता है, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए संतान उत्पत्ति ना होने का रीजन क्या है, विवाह करने से होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? मुद्दा ये है कि विवाह करने से ये कैसे क्लियर है कि इसका दूसरा विवाह करा दो। तो पहले से ही जिससे विवाह हुआ उसको आप दोषी मान लेंगे कि संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है, उसको ही आप किनारे कर देंगे। ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट कौन है? यहाँ तो रोग है और रोग का इलाज, ये तो इलाज है, पर रोग है और रोग का इलाज है, और कुछ ये है नहीं, विवाह हुआ कुछ नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो ये बस इतने, केवल इतनी बात के लिए कहीं ना कहीं से इतनी टेक्नोलॉजी इनके पास थी ये जानकारी के लिए। अब वैध हो ना हो, बट टेक्नोलॉजी है। तो ठीक है, तो नियोग प्रथा थी, बाकी बहुत सारी चीजें। बहुपति विवाह प्रचलित नहीं था, लेकिन बहुपत्नी बहुविवाह में, जैसे बहुविवाह हो जाते थे। बहुविवाह, पॉलीगैमी इसको कहते हैं, बहुविवाह। बहुविवाह में दो प्रकार हो सकते हैं, एक बहुपत्नी और एक बहुपति। ये नहीं पता चलता, ये पता चलता है। इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता। महाभारत काल में एक कोई एग्जाम्पल है इसका, वो भी बहुत ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो ऐतिहासिक माना नहीं गया। द्रौपदी का विवाह 5, तो बहुपति, ठीक है, इसका नहीं पता है। बहुपत्नी का पता है, ये है। बाकी क्या क्या एकदम से नहीं है, सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, ये सब बुराइयां हैं आधुनिक काल की। दहेज, ये बड़ी चीज है, यहां से क्वेश्चन उठा है। दहेज नहीं है, इस कालखंड में दहेज नहीं है, लेकिन स्त्रियां विवाह के समय अपने परिवार से, माता पिता या रिश्तेदारों से कुछ गिफ्ट पाती थी, स्त्री धन है, उस गिफ्ट को स्त्री धन कहा गया है। उस गिफ्ट को क्या कहा गया है? स्त्री धन, जिस पर केवल उसी का अधिकार होता था जिसको दिया जाता था, मालिक होती थी स्त्री धन का वो, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत दहेज का स्वरूप नहीं है, गिफ्ट तो स्वेच्छा से लोग देते, लेकिन गिफ्ट के रूप में जब उसी प्रेशर बना के दिया जाए, लिया जाए, भाई ये देना है, भाई गिफ्ट देना, क्या गिफ्ट दोगे, ये दहेज हो जाएगा, ठीक है। तो दहेज फिलहाल नहीं है अभी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान, उसका एक नाम है। नियोग प्रथा से जो विवाह हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो सफल रहा तो संतान है। तो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहते थे?
नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान का नाम है क्षेत्रस। क्षेत्रस। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रस कहते थे। जी, पिता तो वही होगा ना। आज भी है ये सारी चीजें, ये सब क्या आईवीएफ वगैरह, ये सब जो तो बहुत सारी से यही टोटल कंसेप्ट है। इसके पहले कुछ वो था शायद, पता नहीं, उतना रिसर्च मैंने किया नहीं इस पर, बट था कुछ तो, कुछ न किसी सिस्टम के रूप में चीजें चलती रही हैं, तो अभी भी है ना, किसी न किसी फॉर्मेट में है। ओके, अगली लाइन। ऋग्वैदिक लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी यानी कॉटन क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स, दोनों यूज करते थे। हालांकि कपास के साक्ष्य मिले नहीं है, कभी भी आए यहाँ पर आप नोट करके मेंशन कर सकते हैं कहीं ब्रैकेट में कि यद्यपि ऋग्वेद में कपास के साक्ष्य नहीं है, although there is no evidence of cotton. कॉटन मीन्स कपास फसल के रूप में, कॉटन क्रॉप्स नहीं है, ठीक है। लेकिन वस्त्र है तो भले नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ठीक है। वस्त्र तीन प्रकार के लोग पहनते थे, मतलब तीन नेचर के, तीन प्रकार के वस्त्र हैं। नीवी, वास, अधिवास। नीवी, वास, अधिवास। नीवी ये अंतः वस्त्र है, बनियान टाइप का। वास ये मध्य में पहना जाने वाला। और अधिवास ये एक प्रकार की ओढ़नी, ओढ़नी या गमछा रख लो, जो ऊपर से है ना, ओढ़नी गमछा जो भी है, अपना शाल ऊपर से रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, उसको कहते हैं अधिवास। वास मध्य में जो शर्ट वगैरह, ठीक है। नीवी अंतः वस्त्र है, बनियान टाइप का। हाँ, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, बनियान शर्ट है ना, फिर आप चाहो तो ऊपर से गमछा, ये सारी चीजें, ओढ़नी जिसको ओढ़ने वाला, उस समय ओढ़ने वाला था, आज के समय में बहुत सारी चीजें बन गई हैं, तो वो तीसरे नंबर पर जो आता है अधिवासी है। ऋग्वेद, अगली लाइन, ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ आयरन एंड सिल्वर इन ऋग्वेद। सामान्यतः तांबा अथवा कांसा था, जनरली कॉपर एंड ब्रॉन्ज वाज अवेलेबल, ठीक है। सोने से बनी वस्तुओं का पता चलता है। स्वर्ण, सोने से बनी वस्तुओं का पता चलता है, स्वर्ण आभूषण जिसको कहते हैं। सोने से कौन कौन सी वस्तुएं बनती थी? एक तो है निष्क,
निष्क, ये निष्क है, ध्यान रहे। कभी एक बार आया क्वेश्चन है निशाका, उसने हिंदी में निशाका लिख दिया, लोग कंफ्यूज है कि व्हाट इज निशाका। तो फिर जब अंग्रेजी दृष्टि पड़ी तो यार ये तो निष्क है, फिर तब पता चला। तो काफी लोग तो ऐसे, तो ये ध्यान रखे, वो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट करके देता है, वहां बैठ के तो करते नहीं। तो एकदम एज इट इज ट्रांसलेशन होगा तो फिर कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, भाव नहीं मिलते। उसने निशाका लिख दिया, निष्क। ये क्या है? ये गले का हार नहीं है, ये एक प्रकार का स्वर्ण ढेर है, स्वर्ण ढेर, आभूषण भी कह लो, ऑर्नामेंट, बस इतने कह लो। लेन देन में भी प्रयुक्त होता था, लेन देन में भी प्रयुक्त होता था। was used in the exchange, यानी वर्किंग एज द क्वाइंस। आप एक्सचेंज ना लिखो, सीधे लिखो यू, मतलब वर्किंग एज, जस्ट एज द क्वाइंस, सिक्के का काम करता था। लेन देन में यूज होता था तो वर्किंग एज द क्वाइंस, सिक्के का काम करता था ये। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ये है कि प्राचीनतम सिक्का वो है निस्क। लेकिन एक चीज बहुत विशेष रूप से ध्यान रहे, सिक्का है नहीं, सिक्के का रूप नहीं है, सिक्के का काम करता था। तो जब भी क्वेश्चन प्राचीनतम सिक्का करके छोड़ दिया उसने तो ठीक है। लेकिन कहीं से भी उसके नेचर में देखा कि मतलब स्पेशलाइज इन सिक्का, सिक्के में स्पेशलाइज सिक्का, स्पेशल सिक्का ही जब बनाया गया पहली बार, सिक्के का रूप, वो भी सोने का, फिर वो दूसरा है, तो वो तो कुषाण काल में चला है। कुषाणों ने स्टार्ट किया सोने का। हालांकि सबसे पहले चांदी के सिक्के बनाए गए, आहत सिक्के, तो सिक्कों में सबसे पहले चांदी के सिक्के बनाए गए, उसके बाद सोने के सिक्के बने जो सिक्कों के फॉर्मेट में। तो सिक्कों का वर्क करने के लिए जो पहला नाम आता है वो निष्क है। तो प्राचीनतम स्वर्ण सिक्का जो सिक्के का वास्तव में रूप नहीं था, स्वरूप नहीं था, बल्कि सिक्के का काम करता था। सोने, अच्छा सोना चीज ही ऐसी है, उसमें तरलता, लिक्विडिटी बहुत होती है, हार्डनेस नहीं होती है, लिक्विड मुद्रा है वो, इसलिए चल जाएगी, है ना। जो जिस पर बहुत किसी को विश्वास देने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक में खुद में वो अपनी वैल्यू रखता हो। इसमें तुमको गारंटी लेने की जरूरत नहीं, जैसे नोट पे गारंटी लेता है ना आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर, कि मैं ये कागज का जो इतना बड़ा टुकड़ा है इस कलर में पर्टिकुलर डिजाइन में, इसको मैं 500 रुपए में लोगों को देने का वचन देता हूँ, कौन? आरबीआई। तो वो उसके विश्वास पर चलता, बाकी उसकी अपनी खुद की वैल्यू ठन्नी की भी नहीं होगी। वो प्रतीक मुद्रा है, वो सरकार के विश्वास पे, सरकार विश्वास हटा ले। 2018 कब, 18 में था, मोदी जी ने विश्वास हटा लिया था, पहले 16 में, 2016 में मोदी जी ने कहा मेरी कोई गारंटी नहीं, गवर्नर साहब जाने। गवर्नर का मैं क्यों जानू यार, मैं तो तुम कहते थे तो साइन कर देता था, नौकरी कर रहा हूँ तुम्हारी। तो मोदी जी ने कहा कि साहब मेरी कोई गारंटी नहीं है, 1000 और 500 नोटों पर, पुराने वाले जो चलती थी। भाई साहब सुबह किसी ने उसको देखा तक नहीं, लेने की बात छोड़ो, और तब तक जब तक सरकार चेंज कर, एक्सचेंज करने के जिम्मे, तब तक तो कुछ वैल्यू थी, चलो इसको देकर, जब उसने खत्म कर दिया कि अब एक्सचेंज भी नहीं होगा, भाई साहब वो पान की दुकान पर भी देखने कैसे फाड़ के उस पर चूना लगा के पान देने के बाद देने का काम होता था उस पर। कागज, इसको कहते हैं हार्ड करेंसी, इसको कहते कठोर मुद्रा, ये हार्ड करेंसी है, विश्वास पे चलती है, कठिन है। लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विडिटी तरलता वो होती है जो अपने विश्वास पे चले। अब यही सोने का उतरा, उतनी वजन, भले उतनी पतला था, जो भी 1 ग्राम आधा ग्राम वजन आता, लेकिन सोने का एग्जैक्ट होता। मोदी जी चिल्लाया करे कि हम अब नहीं लेंगे, आरबीआई ना ले, या हम बंद कर रहे हैं, लोग चुपके से इधर पीछे से दे देंगे, लोग पकड़ लेंगे, भाई ये लो, कोई देख तो नहीं रहा है। और उसका सामान भी मिल जाएगा, क्योंकि तरलता उसमें ज्यादा होती है।
ठीक है, तो तरल मुद्रा होती। तो ये सब तरल हैं, तो वो चाहे आभूषण के रूप में रहे, चाहे जिस फॉर्म में रहे, वो अपने वजन के बराबर, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू पर किसी के विश्वास की जरूरत हो, लेन देन में प्रयोग कर ही ली जाएगी, तो कर ली जाती है, तो सिक्के का काम हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से। दूसरा है मन। मन ये क्या है? ये सोने का गले का हार है। नहीं, गले का हार ही है, नहीं ये नहीं है, सॉरी। ये भी स्वर्ण आभूषण ही है और लेन देन में यूज होता है। ये भी स्वर्ण आभूषण है और लेन देन में यूज हो रहा है, सेम चीज। तीसरा है रुक्म। ये है सोने का गले का हार, नेकलेस। नेकलेस कहते हैं इसको, नेकलेस, सोने का गले का हार। विनिमय में भी यूज हो जाता, तो सोने का है तो विनिमय में अगर कभी भी सोने की कोई चीजों के विनिमय में यूज होता था, नहीं होता था, आप आंख बंद बंद करके कह सकते हो हाँ होता था, लिक्विडिटी के आधार पर। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। हो गया, ओके। इसके बाद अब खान पान की अगर बात करें आप, फूडिंग, तो ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का पता चलता है। ओनली वन ग्रेन इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद बाय द नेम ऑफ यव या जौ। यव लिखो, जौ मत लिखो, यही मिला है, यो। अब इसमें आप ये लिखो, शायद या तो यह केवल जौ था, शायद यह जौ था, या कुछ अनाजों का, जौ था या कुछ अनाजों का संयुक्त नाम, कॉमन नेम, संयुक्त नाम, संयुक्त कह लो या सामान्य नाम, कॉमन नेम। ठीक है, कुछ अनाजों को, जैसे एक शब्द मिलता है अनाज, जैसे मैंने कहा भी अनाज क्या रखा है, बोले यहाँ अनाज रखा है, तो आप ये स्पेसिफाई नहीं करते कि पर्टिकुलर गेहूं है या पर्टिकुलर चावल है या पर्टिकुलर ये। अनाज मतलब सब कुछ हो सकता है जो खाने में हो जाए, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही यो या तो अनाजों के लिए कॉमन नाउन, कुछ अनाजों का एक कॉमन नाउन के रूप में यूज होता था, या फिर जौ ही था, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम ये मान लें कि कुछ अगर अनाज होते भी होंगे तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जौ होता था, क्योंकि जौ से बने बहुत सारे खाद्यान्नों का पता चलता है। ठीक है, जौ से बहुत सारे खाद्यान्न बनाए जाते थे, तो उसमें क्या है कि जौ से बने कई खाद्यान्न, जैसे कि एक होता था, क्षीर पकौधन। क्षीर पकौधन ये क्या है? एक प्रकार की खिचड़ी है। एक प्रकार की क्या है ये? खिचड़ी। जिसमें जौ में दूध मिलाकर बनाया जाता था, यौ प्लस दूध। एक्चुअली ऐसे ही
जौ की सत्तू में दही मिलाकर करम्ब नामक एक खाद्यान्न बनाया जाता था। जौ की सत्तू, सत्तू समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी में बताओ। जौ की सत्तू, बार्ले पाउडर। आटे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? है? फ्लोर। सत्तू का कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, ऐसा नहीं है। है इंडियन चीज वैसे। सत्तू कह दोगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तो ऐसे ही। जो कि सत्तू में दही मिलाते थे और ये मिला करके बनाते थे करम्ब। अब ये तो बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। रोस्टेड करम्ब, सत्तू को सत्तू लिख लो। एक्चुअली अंग्रेजी में शब्द वही है जो लोग अंग्रेज यूज करते थे। अब जो वर्ड यहाँ के लिए असल है, वहां उसकी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि वो सत्तू खाता नहीं है, तो फिर सत्तू की अंग्रेजी क्यों बताएगा वो? इसलिए डिक्शनरी में नहीं होंगे वो। अब वो रोस्टेड फोस्टेड क्या बता रहा है? रोस्टेड ग्राम। अब यहाँ ग्राम बता रहा है, ये जौ है, बार्ले है, तो रोस्टेड बार्ले फ्लोर हो गया। रोस्टेड भुना हुआ, नहीं सही कह रहा है अपने हिसाब से वो। रोस्टेड मतलब भुना हुआ। तो पहले जौ को या सत्तू कैसे बनता है, उसको पहले भुना जाता है, फिर उसके बाद उसका जो है आटा बनाया जाता है, उसकी उसकी पिसाई होती है। अब वो अलग अलग, अब सत्तू जब बनाया जाता है तो उसमें अलग अलग, उसमें ग्राम भी होता, चने भी होते हैं, गेहूं, गेहूं सा, तो उसमें जौ तो होता ही होता, जौ तो मेन है। फिर उसमें कई चीज चना वगैरह मिलाते हैं, फिर और भी चीज बाजरा वगैरह कभी कभी मिला देते हैं थोड़ा सा, ये सारी चीजें, तो मिक्स हो जाता है वो, बट है तो रोस्टेड ही। तो जौ की सत्तू में दही मिला करके करम्ब नामक स्थान बनाते थे। अच्छा, नमक नहीं है, क्या क्या नहीं है ऋग्वेद में, पता चलता है। ऋग्वेद में नमक नहीं है, नमक नहीं खाते थे लोग। मछली नहीं है, नमक नहीं है, मछली नहीं है। मीठा बनाने के लिए, मीठा कैसे बनाते थे? चीनी गुड़ है, चीनी या गुड़ है बनाने के लिए। देखो गन्ना है नहीं, इसलिए चीनी गुड़ की तो आप बात ही मत करो। फसलों में गन्ना का तो पता ही नहीं भाई। फसलों में मीठा बनाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद, हनी, शहद का प्रयोग करते थे, और मीठे ही खाते थे, नमक खाते नहीं थे, साल्ट नहीं खाते थे। कोई नहीं, साल्ट कोई जरूरी भी उतना नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत नहीं खाते हैं, जो थोड़ा सा उस फील्ड के हैं, एक्सरसाइज वाले फील्ड के हैं, कम यूज करते हैं, ना करें तो ज्यादा बेटर है। चीनी, ये बहुत खतरनाक है। गुड़ ठीक है, थोड़ा सा है ना। तो साल्ट में भी बहुत प्रॉब्लम है, साल्ट में भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जानते हो? आंख से जो आंसू बहता है, वो उसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम वो सिंधा नमक, जो चट्टानों के बीच मिलते हैं। हाँ करेंगे ही, कहेंगे। समुद्र वाला जो नमक है वो बहुत खतरनाक है। उसको तो रिफाइन करके फिर कैसे आयोडीन फायोडीन वगैरह मिला करके बनाते हैं, कैसे, बहुत खतरनाक है वो। इतने सारे जीव रहते हैं उसमें, मरते रहते हैं सब।
सब मरते रहते हैं, इसलिए व्रत वगैरह में लोग सेंधा नमक खाते हैं, बाद में फिर वही खा लेते हैं। समुद्री नमक जो बहुत शुद्ध शाकाहारी, उसको नहीं खाना चाहिए। उसमें इतने सारे जीव होते हैं, सब मरते रहते, उन्हीं सबसे बनता है सब। वो बहुत सारी चीजें नदियां ले जाकर के डाल देती है उसमें, डिपॉजिट्स कर देती हैं उसमें, तो खारापन जो आता है ना उसमें, वो जो नमक जिससे बनाते हैं, वो कैल्शियम इतना होता है, वो जो हड्डियां वगैरह होती हैं उससे सब बनते रहते हैं सब। सोडियम वगैरह, हाँ। नमक नहीं है, नमक वैसे भी उतना ठीक नहीं, तू जाने दो। तो मछली नहीं है, नमक नहीं है ऋग्वेद में। दूध है, और दूध से, दूध तो है, मेन तो दूध ही है। दूध से बहुत सारी चीजें बनाते थे, मतलब कि वो मल्टी फूड तैयार करते थे उससे। दूध, केवल दूध ही नहीं, बहुत सारी भोज्य पदार्थ उससे बनाते थे। दूध का ही जो है। मांसाहार था, मांसाहार था, लेकिन गाय को ना मारी जाने वाली वस्तु कहा गया है। मांसाहार था, लेकिन गाय को ना मारी जाने वाली, नॉट टू किल द एनिमल, नॉट टू किल, ना मारी जाने वाली वस्तु का, यदि इसकी अगर किसी ने हत्या कर दी, मार दिया, मृत्यु दंड का प्रावधान है सीधे उनके लिए। गाय का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए गाय का मांस तो बिल्कुल वर्जित है, बट खा लेते थे वो सारे जानवर है। हाँ, दूध ही है मेन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उससे तैयार हो रहे हैं, दही, मक्खन, घी, दूध है ही है, फिर उससे तरह तरह की मिठाइयाँ बना लो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया खाने का मामला। आर्य लोग सोम और सुरा दोनों पीते थे। सोम अच्छा था, सुरा गलत मानते थे लोग। सोम की प्रशंसा की गई है, स्वास्थ्यवर्धक था। The Aryans used to drink som and sura both. Som is considered good for health, but the sura was not considerable as good for health. Used som and sura both in drink. Som was good for health, but sura was not considered as good for. Not considered नहीं माना जाता था, बस ये लिखिए, क्योंकि पीने को तो पी ही लेते थे लोग उसको भी, है ना। तो जिसकी उपलब्धता अच्छी हो, बहुत सारी चीजें अभी भी देखने को मिल ही जाता है, नहीं जी भाई, बहुत सारी चीजें लोग जानते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, फिर भी कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो होता है। ओके। मनोरंजन में आर्य लोग पासा खेलते थे, ये बड़ा है, घुड़दौड़, रथदौड़, पासा, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था? घुड़दौड़ यानी राइडिंग, रथ दौड़, चैरियट राइडिंग, क्योंकि घोड़ा उसमें भी यूज होता था, और गैम्बलिंग, पाशा, म्यूजिक एंड डांस। देखो, म्यूजिक और डांस जो है ना, ये प्रारंभ से रहा है, और ये आज तक मनोरंजन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है, आज तक भी इसका सबसे इंपॉर्टेंस है। तो डांस एंड म्यूजिक ये दोनों उस समय भी रहा है, क्या ऐसे क्या रहा है उतना नहीं है, बट था। ठीक है, तो ये नेचुरल चीजें हैं, इसलिए आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाना ये
प्राकृतिक स्वभाव है। जब आदमी ज्यादा खुश हो जाएगा तो कुछ ना कुछ गुनगुनाएगा वो अपनी भाषा में, अपने हिसाब से। गुनगुना पाए ना गुनगुना, लेकिन करेगा। कुछ लोगों का ठीक ठाक होता है तो जब बढ़िया होता है तो कहता बढ़िया यार, 4 लोग तारीफ कर रहे थे तो उसको फिर प्रोफेशनल कर लेते हैं, लोग सुनाने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को बुरा होता है तो छुपाने लगते हैं। उनको कहते हैं जब बाथरूम में नहाने जाओ तो बंद करके गाओ, कोई सुनने ना पाए। तुम ही गाओ, तुम ही सुनो, खुद ही ताली बजाओ। ओके।